कहानी शुरू होती है 1942 के दौर से, जब जापान ने अमेरिका पर अचानक हमला किया था। उसके बाद अमेरिका किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था। उसी मिशन के लिए यूएस नेवी के कई एयरक्राफ्ट्स साउथ पैसिफिक के समंदर में भेजे गए ताकि वहां पर मौजूद जापानी एयरबेस को निशाना बनाया जा सके। इन्हीं एयरक्राफ्ट्स में से एक एयरक्राफ्ट था जिसमें 3 लोग सफर कर रहे थे। एक पायलट एलेट, नेविगेटर यानी बम गिराने वाला सैम और रेडियो ऑपरेटर बेन। अब जैसे ही ये जापानी एयरबेस को निशाना बनाकर वापस लौट रहे थे तो ये गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका रास्ता खो जाता है और उस वक्त इनका फ्यूल टैंक भी खत्म हो रहा था। बेन, जो रेडियो ऑपरेटर था, वहां बैकअप से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद ये कुछ देर तक आसमान में ही इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन अब इनका फ्यूल खत्म होने वाला था। इसलिए पायलट एलेट कहता है कि हमें समंदर में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। वह अपने साथियों से कहता है कि जो भी जरूरी सामान है सब निकाल लो, और अब उनका प्लेन समंदर के बीच उतरता है। लैंडिंग के बाद एलेट की सीट बेल्ट खुल जाती है, लेकिन सैम और बेन की बेल्ट्स नहीं खुलती और वो एयरक्राफ्ट के साथ डूबने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार उनकी भी सीट बेल्ट खुल जाती है और फिर तीनों एक राफ्ट पर आ बैठते हैं। अब उनके पास खाने पीने की कोई भी चीज नहीं थी, सारा सामान प्लेन के साथ डूब गया था और अब पैसिफिक ओशन के इस विशाल समंदर में उन्हें सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लेकिन फिर भी वो उम्मीद रखते हैं कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ निकालेगी और वो बच जाएंगे। कुछ देर बाद आसमान में उन्हें एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है, लेकिन उनकी राफ्ट बहुत छोटी थी और इतनी ऊंचाई से उस छोटी सी राफ्ट को देख पाना बहुत मुश्किल था, और न ही उनके पास फ्लेयर गन थी जिससे वे इशारा दे पाते। इसी वजह से रेस्क्यू एयरक्राफ्ट उन्हें देख ही नहीं पाता। उसके बाद एलेट कहता है कि ये हमारा आखिरी मौका था। सैम कहता है कि वो हमें इस विशाल समंदर में ऐसे नहीं छोड़ सकते। आगे से एलेट कहता है कि वो बार बार एक ही जगह पर ढूंढने नहीं आएगा, मतलब अब उन्हें खुद ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उन सब में सबसे सीनियर होता है एलेट। वो सबको समझाता है कि हम यहाँ फंस गए हैं और सफर बहुत लंबा होने वाला है। वो सबसे कहता है कि अपने जूते उतार दो, और तीनों अपने जूते निकाल लेते हैं, लेकिन उनकी छोटी सी राफ्ट में सामान रखने की जगह ही नहीं होती। इसलिए एलेट कहता है कि जूते समंदर में फेंकने होंगे। उसके बाद सैम और बेन तो अपने जूते फेंक देते हैं, लेकिन एलेट अपना जूता नहीं फेंकता। बेन कहता है, तुमने अपना जूता क्यों नहीं फेंका? तो एलेट जवाब देता है, अगर हमें जमीन मिल गई तो ये जूते किसी एक की जान बचा सकते हैं। इस तरह उनका पहला दिन बिना खाने और बिना पानी के समंदर में गुजर जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि राफ्ट में इतनी जगह ही नहीं होती कि तीनों एक साथ आराम से सो सके। इस वजह से वो तीनों बारी बारी से सोते हैं। अब रात को एलेट कहता है, किसी को पानी पीना है? सैम और बेन हैरान हो जाते हैं कि उसके पास पानी कहाँ से आया। तभी एलेट अपने जूते में सूसू करता है और उसे पी जाता है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पानी मिलना इतना आसान नहीं है। अब दूसरे दिन की सुबह वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि हवाई यहाँ से लगभग 1900 मील दूर है, जबकि साउथ अमेरिका उनसे 6000 मील से ज्यादा दूर है। पायलट होने की वजह से एलेट को जगह और दिशाओं का अच्छा अंदाजा होता है। एलेट का कहना था कि अगर हम इस राफ्ट पर इसी तरह चलते रहे तो कुछ हफ्तों में हम किसी जमीन तक पहुंच सकते हैं। ये बात सुनकर सैम परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर हम इतने दिन समंदर के बीच रहे तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही भूख और प्यास से मर जाएंगे। तभी बेन कहता है, समंदर में बहुत सी मछलियां हैं, हम उनके जरिए जिंदा रह सकते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद उनके पास थोड़ा सा सामान बचा होता है, जिसमें एक मैगजीन की स्प्रिंग मिलती है। उस स्प्रिंग से वो मछली पकड़ने का एक कांटा बनाते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। अब कुछ ही देर में उनके कांटे में कुछ फंस जाता है, लेकिन जब वो उसे खींचते हैं तो रस्सी टूट जाती है। ये देखकर बेन कहता है, पानी में कोई और हमसे ज्यादा भूखा है। दिन के समय यहाँ धूप बहुत तेज होती है, इसलिए बेन गर्मी से तंग आकर पानी में कूद जाता है और बड़े मजे से नहाने लगता है। उसे देखकर सैम भी कूदने लगता है, लेकिन एलेट उसे रोक लेता है और कहता है कि ये समंदर शार्क से भरा हुआ है। ये बात सुनकर बेन भी राफ्ट पर आ जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब उन्हें इस छोटी सी राफ्ट पर 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों में उन्होंने न तो खाना खाया था और न ही पानी पिया था, जिसकी वजह से तीनों बहुत कमजोर हो गए थे। अब सैम की सहन शक्ति खत्म हो जाती है और वो समंदर का पानी पीने लगता है, लेकिन एलेट उसे रोक लेता है और समझाता है कि समंदर का पानी इंसान को और ज्यादा सुखा देता है। असल में इन सब के यहाँ फंस जाने की सबसे बड़ी वजह एलेट ही था, जो गलत डायरेक्शन में निकल गया था और फ्यूल खत्म होने की वजह से वो अब यहाँ फंस गए थे। तभी एलेट को याद आता है कि उसकी शॉर्ट्स की जेब में एक पेंसिल है। इसके बाद वो पेंसिल से राफ्ट के साइड पर एक चार्ट बनाता है, जिसमें अपनी जगह का अंदाजा रिकॉर्ड करता है। तभी वो कहता है कि हमें हवा के साथ राफ्ट को बहने से रोकना होगा, क्योंकि हम जमीन से और ज्यादा दूर हो रहे हैं। इसलिए वो अपनी शॉर्ट और बाकी छोटे मोटे सामान से एक एंकर बनाता है, जिससे उनकी बोट एक जगह रुक जाएगी और जैसे ही हवा उस दिशा में होगी
जिस तरफ उन्हें जाना है तब वो ये एंकर निकाल देगा और इस तरह वे हवा के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद अब वो सब दुआ करते हैं। बेन कहता है, हमारी जिंदगी में गलतियां बहुत रही हैं, लेकिन अब हमें आपकी मदद चाहिए। सैम भी कहता है, हमें सबसे ज्यादा जरूरत तो बारिश की है, कृपया आप बारिश कर दीजिए ताकि हम पानी पी सकें। लेकिन बारिश नहीं होती। अब रात को जब वो सो रहे होते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। समंदर में फंसने के बाद तीनों ने पहली बार पानी पिया था, जिससे उनके शरीर डिहाइड्रेशन से टूट रहे थे और अब उन्हें पहली बार जिंदा रहने की उम्मीद मिली। अगले दिन हम देखते हैं कि बेन मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एलेट हंसकर कहता है, मैंने तुमसे ज्यादा सब्र वाला शिकारी कभी नहीं देखा। काफी देर गुजर जाती है और बेन के हाथ कुछ नहीं आता। तभी उसे अपनी बोट के नीचे एक मछली दिखाई देती है। बेन जेब से चाकू निकाल लेता है, लेकिन एलेट समझाता है कि इससे बोट में छेद हो जाएगा। मगर बेन एलेट की बात अनसुनी कर देता है और पानी में चाकू से वार करता है। सबको ऐसा लगता है कि चाकू बोट को लगा है। बेन भी घबरा जाता है। फिर समझ आता है कि चाकू असल में मछली पर लगा था। बेन उसे खींचकर ऊपर लाता है और सब मिलकर उसे मार देते हैं और इस तरह एक हफ्ते की भूख के बाद ये उनका पहला खाना होता है। सब खुश हो जाते हैं और उनका हौसला बढ़ जाता है। मछली खाने के बाद एलेट कहता है, जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी नाराज होगी। वो सैम और बेन से पूछता है, तुम लोगों की शादी हुई? सैम कहता है, शादी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। बेन बोलता है, न मेरी शादी हुई है और न ही कोई गर्लफ्रेंड है। सैम मजाक में कहता है, तो फिर वापस जाकर मेरी बहन से मिल लेना। ये सब आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि इतने में कुछ शार्क उनके आसपास घूमने लगती हैं। सबकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन किस्मत से शार्क हमला नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। दिन ढलते ही सब फिर कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बहुत भूख लगती है। कुछ देर बाद बेन पानी में हाथ डालता है तो एक शार्क उसका हाथ घायल कर देती है, लेकिन चोट इतनी गहरी नहीं होती। अब अगले दिन बेन को दूर से जमीन जैसी जगह दिखाई देती है। वो कहता है, शायद आइलैंड है, मगर सैम उसे समझाता है, ये सिर्फ दिमाग का धोखा है, सामने कुछ भी नहीं है। अब उन्हें 15 दिन गुजर जाते हैं। सैम के हाथ में एक गन होती है। तभी बेन कहता है, चुप रहो और गन मुझे दो। तभी सैम देखता है कि उनकी बोट पर एक परिंदा बैठा है। बेन गोली चलाकर उसे मार देता है, लेकिन वो समंदर में गिर जाता है। इसके बाद एलेट उसी वक्त उसे उठाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है, मगर पीछे से एक बड़ी शार्क आ जाती है। वो मुश्किल से बचकर फिर से राफ्ट पर चढ़ जाता है और शार्क उनकी बोट के नीचे से निकल जाती है। इस तरह 15 दिन बाद उन्हें फिर खाना नसीब होता है, लेकिन समंदर में वक्त गुजरते गुजरते उनके दिमाग पर असर होने लगता है और देखते ही देखते उन्हें समंदर में 20 दिन हो जाते हैं। 20 दिनों में उन्होंने सिर्फ 2 बार खाना खाया था। एक सुबह एलेट देखता है कि सैम और बेन सोए हुए हैं और कोई भी हवा के रुख पर ध्यान नहीं दे रहा। वो गुस्से में कहता है, मैंने कहा था हवा का रुख देखते रहना। बेन गुस्से में जवाब देता है, 20 दिन हो गए, आइलैंड नहीं मिला, तुम्हारी बात गलत थी। एलेट शर्मिंदा होकर कहता है, शायद मैंने सिर्फ तस्वीर बनाई थी, असली आइलैंड नहीं था। सैम और बेन गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी गलती की वजह से हम आज यहाँ हैं, क्योंकि तुम गलत डायरेक्शन में निकल गए थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एलेट मान लेता है, उस वक्त प्लेन में मेरी आंख लग गई थी। जब जागा तो मंजर बदल चुका था और हम बहुत दूर आ गए थे। एलेट बताता है कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी खराब हो गई थी, इसी वजह से पेट्रोल खत्म हुआ और उन्हें समंदर में लैंडिंग करनी पड़ी। वो अपनी गलती स्वीकार करता है, माफी मांगता है और रोने लगता है। उसके बाद एलेट लाइफ बोट पर बनाया गया नक्शा उठाता है और कहता है, अब सिर्फ यही मैप हमें घर ले जा सकता है। एलेट को एक प्लान आता है। वो अपने जूते को चप्पू बना लेता है ताकि जिस दिशा में जाना हो उसी ओर रुख मोड़ा जा सके। सैम हंसकर कहता है, जो सबसे पहले आइलैंड देखेगा बाकी दोनों उसे डिनर खिलाएंगे। लेकिन सफर बहुत लंबा था। दिन बीतते गए। 30 दिन तक तीनों इतने कमजोर हो जाते हैं कि बात करने की भी ताकत नहीं रहती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे और प्यासे थे। उसी रात बारिश होती है और उन्हें पानी मिल जाता है, मगर तुरंत ही एक खतरनाक तूफान उठता है और उनकी लाइफ बोट उलट जाती है, लेकिन तीनों बच जाते हैं। इसके बाद वो बोट को सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से दोबारा लाइफ बोट पर चढ़ जाते हैं। अब अगली सुबह सब उम्मीद हार चुके होते हैं और ये तीनों लाइफ बोट पर जिंदा लाशों की तरह पड़े होते हैं। एलेट अपनी बीवी को याद करके आंसू बहा रहा होता है और बेन को सैम की बहन का चेहरा दिखने लगता है, जो असल में सैम की बातों से उसके जहन में बनी एक तस्वीर थी। बेन कहता है, मुझे तुम्हारी बहन नजर आ रही है, लगता है मैं उससे मोहब्बत कर बैठा हूँ। सैम हंसकर कहता है, हाँ तुम दोनों अच्छे कपल लगोगे। एलेट कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम लोग मेरे साथ इस मुसीबत में फंस गए, शायद हम बच न सकें। ये सोचकर भी एलेट हिम्मत करता है और चप्पू चलाना शुरू कर देता है। ये देखकर सैम और बेन भी हिम्मत जुटा लेते हैं। 34वें दिन तक तीनों की हालत एकदम लाश जैसी हो जाती है। सैम धीमी आवाज में कहता है, मैंने सपना देखा था कि मैं हरे भरे खेत में था। एलेट जवाब देता है, मैंने भी ये सपना 2 बार देखा है। थोड़ी देर बाद बेन समुद्र की ओर देखता है और चिल्लाता है, मुझे कुछ हरा दिखाई दे रहा है, शायद कोई आइलैंड है। एलेट और सैम भी उस दिशा में देखते हैं और सच में उन्हें एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता है। तीनों के चेहरे उम्मीद से चमक उठते हैं। वो अपनी बोट को धकेलना शुरू कर देते हैं और कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार किनारे पर पहुंचकर थक कर गिर जाते हैं। 34 दिन समुद्र में भटकने के बाद वो आखिरकार जमीन पर कदम रखते हैं। सामने छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं,
जो उनके बच जाने की निशानी होते हैं। मूवी के आखिर में बताया जाता है कि उन्होंने लाइफ बोट में करीब 1000 मील का सफर तय किया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।